ऐसे में राजीव, जितनी तस्वीर यहां पर फंसी हुई, क्योंकि तीनों ही, अगर मैं राज्यों की बात करूं, यूपी की 10 सीटों की, झारखंड विधानसभा की भी और महाराष्ट्र की भी, तो इंडिया जितना फंसा हुआ दिख रहा है वाकई में उतना फंसा हुआ है। क्योंकि झारखंड में आरजेडी नाराज है, उधर यूपी में 10 सीटों में कितनी शेयरिंग यहां कांग्रेस को मिलने वाली है उसको लेकर भी कुछ तस्वीर साफ नहीं हो रही है, और महाराष्ट्र की तस्वीर यहां पर विनोद ने सामने रखी ही है। तो जितनी उलझी हुई नजर आ रही है, क्या इसका फायदा यहां एनडीए को पहुंचता नजर आएगा? देखिए पूजा, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जब चुनाव का वक्त आता है या जब उनको समीकरण साधने का वक्त आता है तो वो कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने सहयोगी दलों को एकोमोडेट करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के साथ लागू नहीं होता है। अगर आप देखें हरियाणा में जो चुनाव हुआ, अभी ताज़ा जो नतीजा आया है, हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो। इतने दौर की बातचीत के बाद फिर आम आदमी पार्टी को पहले तो लटका के रखा और फिर सीटों पर बंटवारा तय नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी 1.5% से ज़्यादा वोट पा चुकी और 5 सीधे सीधे सीटें ऐसी थीं जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिले मत। बीजेपी जितने मतों से कांग्रेस से उन सीटों पर जीती थी, उससे ज़्यादा मत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिले। खैर, नतीजे आने के बाद उसकी समीक्षा अलग अलग तरीके से की जाती है, ये अपने आप में भी अलग बात है। लेकिन अगर आप देखें तो हरियाणा की ही तर्ज पर महाराष्ट्र में भी पहली सूची जारी करके 99 उम्मीदवारों की एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। छोटे दलों को एकोमोडेट करके एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के 2 साल से ज़्यादा वक्त तक उन्हें रखा। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार को ले आना, उनको डिप्टी सीएम बनाना, उनके लोगों को मनचाहा मंत्रालय देना और उसके बाद सीटों के बंटवारे में भी एक साथ बैठकर सीटों का बंटवारा कर लेना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो आज विधानसभा में स्थिति है वो सबको पता है, और पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़े थे और पूर्ण बहुमत से कहीं ज़्यादा वोट उनके थे। वो तो शिवसेना और बीजेपी में बात नहीं बनी तो सरकार जो खींचतान हुआ उसका पता है। मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, अब जैसे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, पहले से ही खींचतान चालू थी और ये सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है। और इन 10 सीटों पर जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी को खोजे हुए कैंडिडेट मिलना भी मुश्किल है, इतना तो मैं कह सकता हूं। अब गाजियाबाद और खैर की सीट अखिलेश यादव ने एक तरह से अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से जब उन्होंने 12 सीटें महाराष्ट्र में मांग ली हैं तो उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ये कहने लगी, चलो भैया हम उत्तर प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ते, आपको बिना शर्त समर्थन दे देते हैं, आप महाराष्ट्र में सीटों की संख्या थोड़ी कम कर लो। अखिलेश यादव के 2 विधायक हैं, वो 12 सीटों पर दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो 4-5-6 सीटों पर भी मान जाएंगे। तो अभी महाराष्ट्र के नेता अखिलेश यादव की पार्टी को 6 सीटें देने के लिए, 4 सीटें देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, अभी ये भी बड़ा सवाल है। और ऊपर से जो हमारे सहयोगी विनोद जगदाले अभी बता रहे थे, 12 सीटें जो विदर्भ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कहीं ज़्यादा है और विदर्भ इलाके में उसने कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा महाराष्ट्र में। 21 सीटें लड़कर 9 सीटें उद्धव ठाकरे जीत पाए, जबकि इस मामले में अगर एक नाथ शिंदे के शिवसेना गुट को देखा जाए तो वो उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाएगा। 7 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए। तमाम अड़चनों के बावजूद और ये तमाम बातों के बावजूद भी वो इतने जीतने में कामयाब हुए। एक नाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से भी अपनी मनचाही, हालांकि सीने पर पत्थर रख कर क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ सीटें छोड़ दी हैं, और कुछ सीटों पर जहां एक नाथ शिंदे के सिटिंग विधायक थे वहां भी बीजेपी ने बोला है। लेकिन बीजेपी की स्थिति भी ऐसी है कि उसके सहयोगी दल बहुत ज़्यादा उसकी बाहें मरोड़ भी नहीं सकते। कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि हर आदमी जहां जो चाहता है वो सोचता है कि कांग्रेस की
हाथ मरोड़ कर जितनी ज़्यादा सीटें अभी ले सकते हैं तो ले लें। और इसी उठाक्रम में आज 21 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, 20 तारीख को मतदान होना है। अब कम से कम 1 महीने पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर 1 महीना तो कम से कम उन्हें चुनाव लड़ने के लिए है, और वो उम्मीदवार 99 जो है वो अपनी तैयारी करने लगे हैं। महाराष्ट्र में इसी खींचतान में देखिए ये जो महाराष्ट्र विकास अधिकार आघाड़ी है, इसके सीटों का बंटवारा कब होता है। जितना उम्मीदवारों का नाम जितना देरी से सार्वजनिक होता है, चुनाव लड़ने में उतनी उनको ज़्यादा तकलीफ आती है। बिल्कुल। और राजीव, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप झारखंड को लेकर भी बोल दें, क्योंकि यहाँ पर भी विरोध की नाराजगी उठ रही है। मनोज झा का कल बयान सबके सामने था। मैंने वही आपसे कहा कि झारखंड में अब राहुल गांधी संविधान बचाओ आंदोलन, संविधान बचाओ सम्मेलन में गए और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ली और कांग्रेस और झारखंड के बारे में बातचीत कर ली। आरजेडी को वहाँ थोड़ा किनारे रखा। अब आरजेडी के लोग कहने लगे, वैसे भी अगर बिहार की 2020 के चुनाव की मैं बात करूं पूजा, ये केवल कांग्रेस पार्टी थी जिसने आरजेडी से ज़्यादा सीटें लेकर आरजेडी की सरकार बनने का रास्ता रोक दिया। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगने के लिए हमेशा रहते हैं। लोकसभा में उनका क्या स्ट्राइक रेट रहा बिहार में और झारखंड में, वो सबको पता है। लेकिन फिर झारखंड में वो हेमंत सोरेन के साथ अब आरजेडी वहाँ पर नाराज है। तो कुल मेरा कहने का मतलब यही है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है और उनके नेता ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करे। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि उसको राजनीतिक दल जब चाहे तब बाहें मरोड़ने की बात करने लगते हैं। और आजकल महाराष्ट्र के चुनाव में तो हरियाणा के चुनाव परिणाम बहुत याद दिलाते हैं। बिल्कुल। और स्थिति वाकई में